ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है। क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौकसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते हैं? तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके
और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। यह इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है, याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके, जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने किए हैं, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। आज कोई मौत नहीं होती, बीमारी को नियंत्रित कर दिया। क्या बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो, 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब
हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है, और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग इसको लेकर आएंगे विकास खंड स्तर पर, और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे
और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर में, बरेली के ऊपर भी और हर जनपद वासियों के अंदर, उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर सौंप रहा हूं कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े।